लॉ का पेपर ना थोड़ा सा हटके बनता है। इसमें अगर आपको चीज़ आती है तो वो आती है, और अगर एक चीज़ नहीं आती है तो वो नहीं आती है। आप अपने पास से कोई उसमें एक्स्ट्रा बात नहीं ऐड कर सकते। करोगे भी तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि सेल्फ राइटिंग तो है ही नहीं। अब अगर एक चीज़ डिफाइन करने के लिए आ गई है, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, जैसे डिफाइन स्पेशल डैमेज, या डिफरेंस बता दें बिटवीन ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, तो ये वो सवाल है जिसके अंदर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, सीधे सीधे सवाल, ये डिफाइन कर दें, वो डिफाइन कर दें। अगर डिफ्रेंसिएशन मांग रहा है, दोनों में फ़र्क मांग रहा है, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, लेफ्ट और राइट के ऊपर आप उसके अपने आंसर्स लिखें। फिर एक वो सवाल होता है जो कि थोड़ी सी एप्लीकेशन मांगता है उसी कॉन्सेप्ट की, जिसमें रिक्वायरमेंट सीधी होती है मगर ऊपर एक सिनेरियो बना होता है, उसको हम कहते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने वो 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे, LED। सबसे पहले आपने वो लीगल बात लिखनी है जो कि आपसे पूछी गई है। जैसे अगर एक सिनेरियो आपको मिले सवाल के अंदर कि एक बंदा था, उसने आम परचेज करने थे ए ने बी से। बी ने वादा किया था कि वो उसको आम देगा 200 रुपये के हिसाब से। जब ए उसे आम लेने आया तो बी ने कहा भाई मेरे पास तो आम नहीं है। फिर ए को आम बाहर मार्केट से ख़रीदने पड़े 210 रुपये के। उसने 210 रुपये के आम मार्केट से लेके सी को बेच दिए। बताओ बी और ए का अब क्या मामला है, या बताओ बी ए को कितना लायबल है, या बताओ कि क्या अब बी ने कुछ देना है ए को, या ए क्या ले सकता है बी से। मुख्तलिफ आपसे वो चीज़ें पूछ सकता है, जैसे मर्जी पूछ ले। वो पूछ क्या रहा है, ऑर्डिनरी डैमेज। तो सबसे पहले आपने बता देना ऊपर टॉपिक है व्हाट इज एन ऑर्डिनरी डैमेज, बता दिया। फिर नीचे आपने ये बता देना है कि ऊपर वाले सवाल में ऑर्डिनरी डैमेज किस तरह अराइज हो रहा है। ऊपर वाले सवाल में 2 पार्टीज कौन सी हैं, प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, उन दोनों में हो क्या रहा है, और मसला कहाँ पे आ रहा है, कौन सी बात वो टेस्ट करना चाह रहा है, लिख दिया। नीचे आपने लिखना है अपना डिसीजन। नीचे आपने लिखना है अपना डिसीजन। यार वो बुक्स का आज इनको देनी है ना, हमने दे दो आज इनको। नीचे आपने लिखना है अपना डिसीजन कि आपकी नज़र में अब ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या उसको पे करना चाहिए, कितना उसको पे करना चाहिए। तो आप लिखोगे कि ए मिस्टर बी से 10 रुपये पर किलो के हिसाब से रिकवर कर सकता है। ए मिस्टर बी से 10 रुपये पर किलो के हिसाब से रिकवर कर सकता है, दैट्स इट। अब यही सवाल हो और इसमें मज़ीद पार्टीज ऐड कर दे, मज़ीद बातें घुमा दे, तो करना वही है, करना आपने वही है। 3 बातें लिखनी है, स्टेप्स वही 3 है, बस ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। और ये कैसे होगी, बस सॉल्विंग पास्ट पेपर्स वो करते जाएं। जिस सवाल में परेशान हो, जिस सवाल में आपका सोल्यूशन ही मैच ना कर रहा हो, दैट इज द मेन कंसर्न। जहां पे कभी भी आप परेशान हो ना इन सॉल्विंग द पास्ट पेपर, लॉ में भी ये होता है कि अगर आपने लॉ की प्रोविजन सही वाली बता दी है ना, नीचे आप हल्का सा एक्सप्लेन कर पाए, हल्का सा नहीं कर पाए, तो ऊपर वाली का 1-2 नंबर जो भी उसने अलॉट किया है वो मिलेगा। नीचे अगर आपने शुरू किए बात और उसको पता है कि यार बच्चे ने ऊपर तो लॉ की बात सही लिख दी है, नीचे लिंक करते हुए उसकी अंग्रेजी ख़राब हो रही है, तो वो आपको कंपनसेट कर देता है, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं लगाता। आपको 1, 1.5, 2, 2.5 जितने भी नंबर हैं वो अलॉट करता है। कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कैफ 4 के बच्चे से कि वो बड़ी बड़ी मुश्किल टर्म्स लिखेगा, लॉ की लीगल प्रोविजंस लिख कर आएगा एग्जाम में। एग्जामिनर भी आपसे सादा, बिल्कुल सादा वर्ड्स डिमांड कर रहा होता है। तो आपने कभी भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि कितना लिखना है और उसकी वर्डिंग क्या होनी चाहिए, मुश्किल हो आसान हो। जो आपको क्लास में करवाया गया है वो वाली वर्डिंग आ सकती है, जो किताब की वर्डिंग है इस पर बेहतर है कि आप किताब की वर्डिंग पे यूज़ कर लें। वो किस तरह यूज़ करेंगे, आप चैप्टर्स को रजिस्टर पर लेकर आएँ, उस रजिस्टर से याद करें। जब आप अपने लिखे हुए से याद करोगे ना तो वो चीज़ कभी भूलती नहीं है। फिर शुरू में एक बात की थी माइंड मैपिंग की, वो माइंड मैपिंग करें। जिस तरह चैप्टर नंबर 2 बड़ा था, 3 बड़ा है, उसके हमने फ्लो चार्ट्स बनाए थे ना, मैंने तो खैर प्रोवाइड कर दिए थे। फिर 5, 8 और 9 का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक ही पेज है। बनने को उसके भी बन सकते हैं, 5 का अलग, 8 9 का अलग, मगर उस पर टेबल्स यूज़ हुए हैं और डेफिनेशंस हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा।
अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस इज द मेन की। आपने उसको उतना मुश्किल करना ही नहीं है। अगर एक चीज़ आपको आसान लिखी हुई है, आपको वो चीज़ आसान करके प्रेजेंट करना आती है, और अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते तो आप अपनी ही बात आसान वाली लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि मुश्किल लिखी हुई हैं, जिस तरह चैप्टर नंबर 5 का वो आखिरी पॉइंट इम्पॉसिबल इवेंट वाला, मैं मानता हूँ मुश्किल लिखा हुआ है। अब दो बच्चे यहाँ पे, एक वो बच्चा है जिसको अगर बात समझ आ गई है और उसका रटा अच्छा है, बात समझ आ गई है, उसकी क्रैमिंग पावर अच्छी है, उसने उठा के बस उसको क्रैम कर लेना, उसके बैक ऑफ द माइंड बात है कि कॉन्सेप्ट मेरा बना क्या हुआ है। एक वो बच्चा है जो कि उस चीज़ को भी आसान करके लिखना चाहता है, कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है, तो आप आसान कर सकते हो, मगर एक शर्त पे कि फिर उस स्टेटमेंट के अंदर, उस जुमले के अंदर कोई और इशू ना हो। यार देखो, 15 नंबर के एमसीक्यूज आने पे एग्जाम में, और ये एमसीक्यूज वो हैं जो कि आपकी पासिंग को सिक्योर करते हैं। ये इंश्योरेंस है आपकी एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव पेपर मुश्किल आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज के ऊपर अगर हाथ सेट हुआ हुआ ना, और आपने अगर 15 नंबर वहाँ से ग्रास्प कर लिए, तो बाकी 85 में से सिर्फ आपने 35 नंबर हासिल करने हैं। 85 में से 35 नंबर निकालने हैं। वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि पेपर में तकरीबन 30 नंबर का तो रट्टा होता है। तो उस 35 में से भी 30 का क्या है, क्रैमिंग, और बाकी 4-5 नंबर की कोई ना कोई सवाल आपका तुक्का लग ही जाना है। तो ये उस बच्चे को कह रहा हूँ जो कि बहुत ही कोई नालायक टाइप है, आप माशाल्लाह से करने वाले हैं सारे, तो इसकी भी प्रैक्टिस करने की आदत साथ साथ बनाएं। जब आप फ्री होते हैं या जब आप एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं और दिल नहीं चाह रहा कि इसके मैं सवाल वगैरह देखूं, तो फिर एक और टेस्टिंग आती है एमसीक्यूज की। वो तो कर सकते हैं यार, 4 ऑप्शन में से टिक लगानी है, वो तो बंदा शुगर में कर लेता, तो वो भी करें। फिर जिस एमसीक्यू पे आप फंसें उसको हाईलाइट करें और नेक्स्ट डे आगे पूछें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, इसका बता दें, ये एमसीक्यूज का ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, या ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, या मेरी सोच ये कह रही है। ये प्रैक्टिस है, ये हर एक की अपनी अपनी ट्राई है। क्योंकि बताऊँ क्या है, आपकी तैयारी साथ साथ हो रही है। ये तैयारी वो नहीं कि हम लास्ट मंथ में खड़े हुए हैं, आपने ग्रेजुअली अपना सफ़र तय किया है और तय करना है आगे जाके। हमने ये किताब 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पूरी करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें माइंड में आती हैं। एकदम से सब कुछ वन गो में पॉसिबल भी नहीं होता। इसको थोड़ा सा प्लान कर लें, दिन का सिर्फ 1 घंटा चाहिए तभी। तो इस हिसाब से 1 घंटा डिमांड करता है। चैप्टर पूरा हो गया ना, पॉसिबल भी जेहन में आ गए, वो कंसेप्चुअल सवाल भी माइंड में बैठे हुए हैं, लेट्स डू एमसीक्यूज। अपने आप को चैलेंज किया कि यार 50 एमसीक्यू मैं करूँगा, देखता हूँ मैं 50 में से कितने मार्क्स हासिल कर सकता हूँ। अब वो 50 एमसीक्यूज आपका शायद आधा घंटा, पौना घंटा, मगर वो बैक ऑफ द माइंड आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि यार कितना चैप्टर आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर हो चुका है, कितना चैप्टर आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर हो चुका है। तो ये करें, पता ये चीज़ करने से आएगी, ये कोई हाथ पकड़ के कराएगा नहीं, मगर आपको खुद से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यू शुड परफॉर्म इट एट होम। लेकर आए, मसले निकाल के लाया करें कि सर ये बात अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं। कभी कभी ये भी होगा कि आपको एक सवाल मिलेगा, वो एक से ज़्यादा जगह से आंसरेबल होगा। मिला कोई सवाल ऐसा आज तक? मिलेंगे आगे जाके। जैसे जैसे आप अपना कोर्स पूरा करेंगे ना, तो वही सवाल आपके माइंड में आएगा कि यार इसको मैं चैप्टर नंबर 3 से आंसर करूँ या 4 से आंसर करूँ, 5 से आंसर करूँ या 4 के वेजरिंग से आंसर करूँ। तो इस तरह की बातें भी होंगी, मगर ये कब होंगी? जब आपकी तरफ से इनिशिएटिव मिलेगा। डन? तो कभी भी इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना कि ये चीज़ मुश्किल है या लॉ है, सूखा हुआ पेपर है। हम इसमें जितनी वैरायटियाँ करा सकते हैं ना करा रहे हैं, ठीक है, और भी करानी है। अभी चैप्टर नंबर 7 है, जैसे जैसे मौका मिल रहा है पिछले को साथ साथ रिवाइज करते रहा करें। थोड़ा सा खुद को रीअलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपने ही करना है, आपके अलावा कोई और। मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल के ऊपर अंग्रेज़ी का हमेशा से एक फुकदान पाया जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, इनके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। क्योंकि ये हमारी ये हमारी मदर टंग तो है नहीं, इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ, ये हमारी एक अडॉप्टिव लैंग्वेज है।
और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ें भी हमने इसमें करनी है। और ये वो पेपर है जो कि आपसे सेल्फ राइटिंग को डिमांड करता नहीं है, तो आपने अपनी तरफ से कुछ लिखना इसमें है नहीं। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कुछ बातें मुश्किल मिलेंगी। चैप्टर अगर एक है ना, शायद उसमें 9 पॉइंट्स हों, 9 में से 2 पॉइंट्स मुश्किल होंगे, बाकी 7 पॉइंट्स आसान होंगे। वो मुश्किल बातों को क्रैम कर लें। अगर बहुत ही मसला है, बैक ऑफ द माइंड पजल्ड है, फंसे हुए हैं कि मैं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, एग्जामिनर माइंड ना कर जाए, मैं मार्क्स लूज ना कर दूं, खुद से अगर एक जंग चल रही है, अगर इस हालात में खड़े हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप उस हालात से बाहर आके उसको फिर क्रैमिंग करके अपना माइंड का पीस ले आए कि भाई अब ये मेरा नंबर काट नहीं सकता किसी भी तरीके से। एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन, आपकी अंग्रेजी इतनी भी ख़राब नहीं है, कुछ हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो जो लाइन मुश्किल लग रही है, जो प्रोविजन मुश्किल लग रही है, उसको अपने आसान अल्फाज में लिखें। तीसरा ऑप्शन, ये भी नहीं कर सकते, चैट जीपीटी, वहाँ पे जाएं, वो मुश्किल बात लिखें और उसको बस एक ऑर्डर लगाएं कि इसको आसान अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दो, और वो कर देगा आपको। तो आजकल तो एआई इतनी आपको सपोर्ट दे रही है। एक मजे की बात बताता हूँ, टेस्ट जो हुआ है अभी, टेस्ट 3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनवाया है चैट जीपीटी से। पता नहीं 4 उस्मान वाला एक सवाल इसमें था, वो बताता हूँ आपको। नहीं, ये अब्दुल्ला और हसन वाला सवाल नंबर 5, ये सवाल बनवाया है हमने, उसको एक प्रोविजन दी और कहा कि इसमें से हमें सवाल निकाल के दो। उसने हमें को 3-4 सवाल निकाल के दे दिए। फिर हमने कहा कि इस सवाल में ये बात एक्स्ट्रा है, उसको माइनस करो और फिर सवाल बना के दो। उसने हमें फिर से एक सवाल वो दिया बना के। फिर हमने कहा कि इसमें ये चीज़ ऐड करो, उसने फिर सर्कल चलाया और फिर हमें एक सवाल निकाल के दिया। तो 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद हमारा कोई 1.25 घंटा लगा और एक अच्छा सवाल तैयार हो गया। तो ये भी होता है। अब तो आपके जेब में है, यू हैव द पावर ऑफ एआई इन योर पॉकेट्स। यूज करें उसको, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। पेपर में काश हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, काश। चलें, एक मजे की बात सुन लें। आपका एक पेपर होगा आगे जाके CFAP लेवल पे, लॉ का एडवांस पेपर, उसको हम कहते हैं एडवांस्ड कॉर्पोरेट लॉस। उसमें बी लॉ वाली बातें नहीं होती, एडवांस्ड कॉर्पोरेट लॉस। पहले ही पेपर होता था ओपन बुक, यानी कि आप उसका बेयर एक्ट साथ लेकर जा सकते थे एग्जाम में। ICAP ने AI को देखते हुए वो कॉन्सेप्ट इस दफ़ा से ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि आप फिज़िकल बेयर एक्ट, ये जैसे बुक है तो फिज़िकल बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ, हम आपको ऑनलाइन पूरा बेयर एक्ट देते हैं। टाइम भी बढ़ा दिया, टाइम कर दिया 3.5 घंटे, और कहा है कि अब बैठो और पेपर को सॉल्व करके दिखा दो। ओपन सब कुछ कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, साथ चैलेंज भी है, अब बैठो और मदद के साथ पेपर सॉल्व करके दिखाओ। तो जहां पे अगर बच्चा स्ट्रांग होगा यही से, वहां पे एग्जामिनर डबल स्ट्रांग होगा यही से। तो आप कभी भी उस तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से कर लेनी है कि 50 नंबर आ जाए। गेम किसकी है? 50 नंबर की। जंग क्यों है? 50 नंबर की। 6 महीने पढ़ना क्यों है? 50 नंबर लेने हैं। 50 और उससे ऊपर तो फिर क्या ये बात है, अगर आप लोग जाते हैं टुवर्ड्स मेरिट्स और इस तरह की बातों पर। अगेन, कामयाब वही होगा जो खुद के साथ सीरियस होगा, जो खुद के साथ सिंसियर होकर चलेगा। इफ़ यू आर सिंसियर विद योर सेल्फ, तो कोई भी आपको कभी भी नहीं रोक पाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये भी है टाइम, मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अच्छा छुट्टियों में कर लूँगा, अभी ये कर लेता हूँ, अभी वो सवाल कर लेता हूँ, इस गरीब पेपर की बारी कभी भी नहीं आएगी वापस। सिर्फ 1 घंटा इसको दे दें, ना ज़्यादा, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। 1 घंटा डेली का कंसिस्टेंसी के साथ। आफ्टर 21 डेज अगर आप एक्टिविटी करते हैं ना, साइकोलॉजी की कहती है, जब आप कोई भी काम रूटीन से कर रहे हो ना, तो 21 दिनों के बाद अगर आप वो काम करना बंद कर देना, तो आपकी बॉडी आपको तंग करेगी कि काम तुम क्यों नहीं कर रहे हो, उसको आदत पड़ जाती है। जस्ट आफ्टर 21 डेज
इसमें कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर वो आपकी एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन जाता है। मुझे अगर सोना है ना 9 बजे, तो लगातार 21 दिन 9 बजे सो जाएं। 22वें दिन आप चाहते हुए भी 9 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। 9 से पहले हो जाएगा, मगर 9 से ऊपर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी कि आप जागें। आप लोग दिन को पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं? कितने बजे पढ़ते हैं? रात 11 बजे पढ़ते हैं। देखें, पढ़ने के बिना 2 बड़े अच्छे टाइम स्लॉट्स हैं, 2 बहुत अच्छे टाइम स्लॉट्स हैं पढ़ने के। नहीं, एक है अर्ली मॉर्निंग 4 से 7, और एक है लेट राइजर्स के लिए 12 AM से 2 AM या 3 AM। 4 से 7 सुबह या 12 से 3 रात को। इस टाइम पे तंग करने वाला कोई नहीं होता। इस टाइम पे अगर आप हॉस्टल लाइट हैं तो इस टाइम तो खैर सारे सोए होते हैं। कितना भी लेट जाग लेंगे, 3-4 बजे के बाद कोई नहीं जाग सकता। और अगर आप घर पे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वालिदैन या कोई कज़न या कोई दोस्त आपको इस टाइम में या इस टाइम में कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। ये वो टाइम है जब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सके। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, फेंक दिया, मतलब फेंक नहीं देना, तकिए के नीचे रख दिया कि भाई अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। सबको पता कि आप सोए हैं, मगर आप अपने डेस्टिनी को, अपने फ्यूचर को परसीव कर रहे हैं। बड़ा आइडियल टाइम है ये दोनों। सुकून होता है, कोई तंग करने वाला नहीं होता। फेसबुक पे एक्टिविटीज सबसे कम हुई होती हैं, व्हाट्सएप बेचारा मरा होता है, लोग सोए होते हैं। और मज़े की बात, ये टाइम हो या ये टाइम हो, तैयारी कर ली, नेक्स्ट डे आपको टेंशन नहीं होगी कि आपने फुल डे पढ़ना। दोस्तों को होगी नहीं यार, अच्छा मैं दोस्त के साथ बाहर जाऊं, मैं बर्तन मार्केट जाऊं, या मैं अपनी पढ़ाई करूं। वो पढ़ाई ना उसने करनी होती है ना उससे होती है, मगर दिमाग में एक फजूल की टेंशन लेके चल रहा होता है कि मैंने पढ़ना है, हालांकि उसने पढ़ना नहीं होता। मगर अगर आप ये टाइम फॉलो कर देंगे तो वो टेंशन भी आपके माइंड में नहीं आएगी कि यार मैंने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप अपना काम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। अब बाकी टाइम आप रिलैक्स्ड हैं, आपके माइंड को पता है कि मेरा पढ़ने का टाइम क्या है, या ये या ये। जब आप ये सोचते हैं ना कि 24 घंटों में से कभी भी पढ़ लूँगा, तो वो एक अलग से प्रेशर होता है जो कि आपको कभी भी सही टाइम पे पढ़ने नहीं देता। तो इधर गो विद दिस टाइम और दैट टाइम। अच्छे बच्चे तो ये टाइम, ख़राब बच्चे तो ये टाइम। जब आप इस टाइम पे जाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रात को जल्दी सो रहे हैं, और अगर आप इस टाइम पे सो रहे हैं, इसका मतलब है फिर आप रात सुबह जल्दी उठेंगे। मगर इतना भी लेट नहीं करना कि आप सब क्लास मिस कर दें। तो ये लिख लें, ये एक आइडियल टाइम है। फिर कुछ ब्रेक्स लिया करें, घंटे घंटे के बाद 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक बनती है। उस ब्रेक में उठ जाएं, जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना वहाँ से एटलीस्ट 2 कदम चल रहे हैं। टेरेस पर चले गए, छत पे चले गए, फ्रिज खोल ली, वॉक कर लिया, पानी पी लिया, कुछ एक्टिविटी कर ली। मोबाइल नहीं पकड़ना उस टाइम पे। वो कब? जब आप मोबाइल पकड़ लेते हैं, फिर आप उसके शिकंजे से बाहर नहीं आ पाते। मोबाइल आपका मैंने कैद करवा दिया, जिस तरह शैतान कैद होता है ना, उस तरह मोबाइल आपने कैद कर देना है। और जब आपने मोबाइल अपना कैद कर दिया है तो आप सुकून के साथ, अगर आप उठ भी जाएंगे, वॉशरूम से हो आए, पानी पी लिया, कुछ और काम कर लिया, उससे क्या होगा कि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। जब वापस आएंगे ना तो एक एनर्जी के साथ आए कि हाँ मैंने लास्ट आवर में इतना परफॉर्म कर लिया, अब मैंने इससे आगे निकलना है। गिव योर सेल्फ स्मॉल चैलेंजेस। वो स्मॉल चैलेंजेस आगे जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज अगर मेरे टेस्ट में 30 में से 20 नंबर आए हैं, या 15 आए हैं, या 10 आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में यार मैंने इस 10 को 15 बनाना, फिर 15 को 20 बनाना, फिर 20 को 25 बनाना, फिर 25 को 30 बनाना। ये करेंगे, खुद को चैलेंज देंगे
तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। चैलेंज योरसेल्फ। उसका एक फ़ायदा और भी होगा, वो ये होगा कि ना सिर्फ ये पेपर, आगे आने वाले पेपर्स में आपकी एक रूटीन बन जाएगी, चाहे वो कैफ 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 4 3 व्हाट्सोएवर, बट एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा जो कि आपको हमेशा एक कामयाब इंसान की तरफ लेके जाएगा। कामयाब कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है? नहीं, कामयाब वो होता है जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है। मैंने आपसे डे 1 पे कहा था कि हम ये किताब को 2 दफ़ा करेंगे। क्यों कहा था? कि किताब इतनी छोटी तो नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ तो उसको 6 महीनों पे एक सफ़े को 2 दफ़ा भी अगर मैं पढ़ाऊँ ना, या बीच में छुट्टियाँ मार लूँ या कुछ और कर लूँ, मैं सुकून के साथ इसको खींच सकता हूँ। मगर क्यों नहीं खींचा? क्यों? प्लान किया कि बच्चा अगर आया है तो उसको डेडिकेटेड टाइम में एक दफ़ा कोर्स पूरा कराना है, फिर दोबारा से कराना, ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स दोबारा से बिल्डअप हो। लॉ वो पेपर है जो कि एक दफ़ा करने से शायद समझ आ जाए, शायद समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें लिंक होती हैं, कुछ चीज़ें लिंक नहीं होती हैं। तो प्लान करें, सोचें, अपने माइंड को सोचने की, समझने की आदत दें। अदरवाइज़ खुद भी डल रहेंगे, और आगे जाके जब आप क्लाइंट्स पे जाएंगे या जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो वो भी फिर आपको जस्ट एक डल सा इंसान समझेंगे। हमेशा कामयाब वो होता है नौकरी में भी जो कि अपने साथ एक डायरी कैरी करता है। कभी देखा है डायरी? आप लोग जब क्लास में आते हैं आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता, बैग में होता है, हाथ में नहीं होता। ये भी एक बड़ी गलत आदत है। देयर शुड बी अ डायरी इन योर लेफ्ट हैंड अलॉन्ग विद अ पेन, ताकि पेन ढूंढते ना करें कि पेन कहाँ है, पेन कहाँ है। डायरी लें और उस पर चीज़ें लिखा करें, शॉर्ट पॉइंट्स को नोट किया करें, और सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाएं। यू शुड बी अ गुड लिसनर। उसके बहुत फ़ायदे हैं। आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक बात एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं की जाएगी। पार्टनर ने या आपके एम्प्लॉयर ने एक बात बता दी, दैट्स इट। वो शायद बात बता के खुद भी भूल गया हो, मगर चूँकि आपने नोट की हुई है तो आप उसके कहे मुताबिक काम करके अपना नाम ऊपर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो कि हवा में चल रहा है। तो डेली का एक स्केड्यूल भी बनाया करें। मैंने डेली ये टाइम इस काम के लिए रखा है, ये टाइम इस काम के लिए रखा है। ये नहीं करना कि 12 से 1 नाश्ता करूँगा, 1 से 2 उठूँगा, 2 से 3 नहाऊँगा। ये वाला प्लान नहीं बनाना। प्लान इस तरह से करना कि मैंने ये 4 काम करने हैं। दीज आर माई 4 ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे। ऑब्जेक्टिव 1, मैंने चैप्टर नंबर 8 करना बी लॉ का। ऑब्जेक्टिव 2, मैंने I16 के 2 सवाल सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव 3, मैंने कॉस्ट का ये वाला कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ऑब्जेक्टिव 4, मैंने टैक्स के 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये सुबह उठते साथ या रात को सोने से पहले, या ये टाइम या ये टाइम, जिस टाइम भी आप फॉलो कर रहे हैं, लिख के सोएं। फिर डे एंड पे उस डायरी भी वापस आएँ और मार्क करें कि आप कहाँ तक पहुँचे, कि आपने वो सारे काम अचीव कर लिए। अगर तो कर लिए हैं तो फिर नेक्स्ट डे के लिए जहाँ पे आपने 2 सवाल लिखे थे ना, उसको 3 करते हैं। ये चैलेंज है। खुद को चैलेंज देंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान होगी, बट अगर खुद के साथ ही धोखा करेंगे तो फिर खुद भी मुश्किल में रहेंगे और आगे भी मुश्किल आती आएंगी। डन। सीए का एआई के साथ, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी डिबेट है। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी, ग़ालिबन रिकॉर्ड भी हुई है, और आईकैप भी करता आ रहा है। उसने रिसेंटली भी एक सेशन प्लान किया था एआई के साथ। देखो, जब दुनिया में फर्स्ट टाइम आया कैलकुलेटर, उस टाइम वो उनके लिए क्या था? एक एआई। लोग परेशान हो गए कि यार अकाउंटेंट्स की नौकरियां ख़राब होने वाली हैं। अकाउंटेंट्स तो गए काम से। वो काम जो मैनुअल खातों पे होता था, जो बंदा खुद करता था, 4,468 रुपये जमा ये माइनस वो तो अब क्लिक पे हो रहा है। मगर उसको चलाने के लिए, उस मशीन को रन करने के लिए भी बंदों की ज़रूरत पड़ी। मशीन ने ऑटोमेटिक तो काम नहीं किया। एआई से, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, एआई से सवाल बनवाया। उसने बैठे बैठे सवाल बना के नहीं दिया, उसको डाटा दिया, उसको थीम बताया, चीज़ें प्लस करवाई, माइनस कराई, एंड रिजल्ट अच्छा निकला। तो यू शुड कोलैबोरेट विद एआई, ताकि आप पढ़ सकती हैं।
आगे जाके पड़ेगी, फ्यूचर यही है। आपको उसको चलाना आना चाहिए, उसके ऊपर अबूर हासिल कर लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यू शुड वर्क टुगेदर। हो सकता है कि आगे जाके आपका जो कोलीग हो वो शायद कोई इंसान ना हो, एक रोबोट हो या एक कंप्यूटर हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने आपकी नौकरी छीन ली है। उसका मतलब ये है कि कंपनी प्रोग्रेस करना चाहती है एंड यू आर द मेन ह्यूमन रिसोर्स जो कि उसको चला रहा होगा। उसने ऑटोमेटिकली काम नहीं करना, उसको फीड करने के लिए भी कोई इंसान चाहिए, उसका बटन ऑन ऑफ करने के लिए भी कोई इंसान उसको चाहिए। ये मार्वल थोड़ी है कि वो क्या था, अल्ट्रॉन सब कुछ वही करना शुरू कर दे, वो वाला काम नहीं करना। ना आप टोनी स्टार्क है और ना ये अवेंजर्स चल रही है, तो अल्ट्रॉन वाला काम नहीं करना। एक डीसी में भी है, उसका क्या नाम है, सेम पैटर्न पे को देखता डीसी है, एक पता नहीं एसमॉस है या पता नहीं, अमेजोन अमेजो, उन्होंने वर्ड निकाला हुआ है अमेजोन से, AMAZO। तो जो यहाँ पे अल्ट्रॉन है वो वहाँ पे अमेजो, सर्च कीजिएगा। तो वो जो आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है, बंदा बड़ा फैंटेसाइज करता है कि यार फ्यूचर तो ये है, फ्यूचर हो सकता है कि वो हो, मगर मेरा नहीं ख्याल कि 100, 200, 300 साल तक अभी कोई इतनी डेवलपमेंट ये लोग कर जाएंगे। अपने एंड से मेहनत करते रहें, जितना आप मेहनती बनेंगे ना, कोई AI इंसान के दिमाग को कॉपी नहीं कर सकता। योर ब्रेन कैन डू मल्टीपल टास्क्स, जस्ट आपने उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना। बहुत कुछ कर सकता है, इंसान के अंदर बहुत ताकत है करने की, AI से डबल ताकत है करने की, मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो उसको इस्तेमाल सही जगह पे करे। तो AI के ऊपर इसको इस्तेमाल करें, ना कि AI को अपने ऊपर लेकर आए, हावी ना करें, खुद को उस पर रखें ताकि वो आपके मुताबिक काम करें। जाइए और जाके टाइप कीजिएगा कि यार ये मेरा एरिया है, मुझे इसमें से 4 सवाल निकाल के दो, तो आपको निकाल देगा। उसने आपकी सपोर्ट की, किस तरह, कोलैबोरेशन के साथ। उसके साथ काम करना सीखें, अडॉप्ट करें, ना के घबरा के पीछे हट जाए। इट इज़ जस्ट फॉर योर फैसिलिटेशन सेक। ये है तो फ्यूचर है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट तो हो रही है, चीज़ें तो बढ़ रही हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जो हार्ड ड्राइव होती है वो कभी 2 टेराबाइट की या 4 टेराबाइट की जेब में आएगी। बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे, मगर विद टाइम चीज़ें कम हुई। 98 से कहाँ XP आई, XP के बाद क्या आई थी, 2003-07 विंडोज़। अब कौन सी है, 2011 है, हम का खड़े में 23 में, विंडो कौन सी है, 11। डेवलपमेंट हो गई। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग घर बैठ के क्लासेस ले सकते हैं, मगर ये क्या है, आपकी फैसिलिटेशन के लिए। तो ये इसको खुद पे सवार नहीं करना, इसके साथ चलना है, इसको दोस्त बना के चलें। अब दोस्त बना के चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। स्किल जो आगे फ़ायदा दे, बेहतरीन बात होगी। एक ही बात करूँगा, वो सब की बैकबोन है एक्सेल। स्टार्टिंग में बेसिक एक्सेल, आगे जाके एडवांस एक्सेल, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कैसे करें? मल्टीपल चीज़ें। नंबर 1, ये एक्सेल अगर सीखना है ना, तो ये सेल्फ विल चाहिए। इसके लिए ज़बरदस्ती कोई नहीं आपको सिखा पाएगा। नंबर 2, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, मगर वो एक सिंक्रनाइज पैटर्न पे नहीं है। कोई टीचर हिंदी में लगा होगा, कोई फुल टाइम अंग्रेज़ी में लगा होगा, किसी ने बहुत बेसिक बताया होगा, किसी ने बहुत एडवांस बताया होगा। इसमें ICAP का भी एक बहुत अहम रोल है। उन्होंने, आपने सुना होगा, आपके इस CA की अब जर्नी के अंदर 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, एक PPE, एक MSO। ये जो MSO है ना, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये 3 चीज़ें काफ़ी थॉरो डिटेल में करवाई जाती हैं। जितना एक्सेल उसमें है उतना ही बहुत है, उतना ही चाहिए। फिर विद टाइम आप फर्म में जाके चीज़ें सीखते जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है।
लर्निंग कर्व कभी भी गिरता नहीं है, उठता है। मगर कब उठेगा? जब आपकी अपनी विल होगी। सोए रहेंगे तो कहाँ उठेगा? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ चलें, जो MSO में है वो करें, और अगर आप अभी करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ उसमें है कि कोशिश करें कि वो ऑनलाइन की तरफ जाए MSO। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी एक्सेस आपको एग्ज़ाम तक रहती है। यानी कि अगर आपको ड्यूरिंग आर्टिकल्स कोई मसला आ रहा है, नहीं समझ आ रहा इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, लेकिन मैं जाके निकालना, और ख़ुद को फिर प्रेजेंट ऐसे करें टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स या टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर या पार्टनर कि सर देखें मैं तो इसमें चैम्पियन हूँ। ख़ुद को बेचना भी सीखें। सिर्फ काम आना इतना मैटर नहीं करता, अपने उस काम को बेचना ज़्यादा मैटर करता। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक फैक्ट है। नो डाउट मैं आपसे कहता हूँ कि आपको उन्होंने भेजा टैक्स की वर्किंग के लिए, पूरी फर्म में आप कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल आ गई है, और किसी के पास वो स्किल नहीं है, मगर क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। डोंट बी एन इंट्रोवर्ट, बी एन एक्सट्रोवर्ट। आए मैदान में, चैलेंजेस फेस करें, कबूल करें। कुछ ना कुछ इंसान डेली लाइफ में सीखता ज़रूर है, तो वो सीखने की आदत कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री जाएं, क्लाइंट साइड पर जाएं, नौकरी करें, कहीं भी जाएं, एक्सेल विल ऑलवेज बी देयर। चाहे वो SAP हो, उसकी बैकबोन भी एक्सेल है, चाहे वो क्विक बुक्स, उसकी बैकबोन भी एक्सेल है, चाहे वो आपका पीचट्री, उसकी बैकबोन भी एक्सेल है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बैकबोन इज़ एक्चुअली व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सब कुछ उसी से ही निकला है। तो अगर उस पर ग्रिप आ गई तो आप सारे सॉफ्टवेयर, अच्छा कुछ लोग होते हैं 80,000 रुपये का कोर्स SAP का, कि आपने एक हफ्ता नहीं 1 महीना कवर करना है, 1 महीने में आपने 30 घंटे पूरे करने हैं और 80,000 रुपये। उससे बेहतर है कि आप 10,000 रुपये दे के एक्सेल सीख लें, जो काम तो आएगा असल में। बाकी सारे सॉफ्टवेयर उसकी बेस पे बने हैं, डेवलप हुए हैं। एक्सेल शुड बी द मेन गेम। अच्छा, फिर उसके साथ पावर पॉइंट, स्लाइड्स, वर्ड का काम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। प्रेजेंटेशन देनी है, दे शुड बी अ स्लाइड, दे शुड बी अ प्रोजेक्टर या इस तरह की LED हो और उस पर स्लाइड्स चल रही हो। क्या चीज़? ये हर टीचर का अपना अपना हिसाब होता है। अभी मैंने एक बात की थी, बेचना आना चाहिए। मैं ना कराऊँ, बोर्ड पे ले आऊँ, किताब खोल लूँ, बात वही है, करना भी वही है, लाइनें भी वही हैं, मगर क्या है कि बच्चे में एक हैबिट आती है कि यार अच्छा वही सफ़ेद स्लाइड है, वही काले रंग से बातें लिखी हुई हैं, वही चीज़ तो किताब में भी, उसको मज़ा नहीं आता, उसको फील नहीं आती। इस तरह से क्लास में एक फील डेवलप हो जाती है। तो बेचना आना चाहिए खुद को। यू शुड सेल योर सेल्फ, तब जाके आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी से हासिल कर पाएंगे। खोद के सोना निकालना, या क्या कहते हैं वो, डायमंड निकालना। कोयले की कान में सिर्फ अगर आप कोयले निकालते रहेंगे ना, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो चेंज करें, अडॉप्ट करें, कंपैरेटर से सीखें, उनकी क्या वीकनेसेस हैं उनको स्ट्राइक करें, गैप्स ढूंढें। एग्जामिनर भी यही करता है आपके साथ, पता। 100 टॉपिक हों और अभी तक उसने 96 टॉपिक्स टेस्ट कर लिए हों, गैप कहाँ पे है? 4 टॉपिक्स में। अब उसको पता है कि बच्चा मेरा इस काबिल नहीं है कि वो हर टॉपिक को क्लासीफाई कर पाए कि कौन सा टेस्ट हुआ, कौन सा टेस्ट नहीं हुआ। वो एक ऐसा सवाल निकाल के लाएगा जो उन 4 में से किसी एक का होगा, और बच्चे एग्जाम में परेशान के पता नहीं ये चीज़ कहाँ से आ गई, क्लास में की होगी, मगर चूंकि वो सिमिलर नहीं होगी, पैनिक, और इतना पैनिक कि पूरा पेपर ख़राब। जब पूरा पेपर ख़राब तो फिर जी ICAP तो बात ही नहीं करता। मसला वो नहीं था, मसला आप में था, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में भी बताऊँ मुश्किल नहीं आती, हर चीज़ आपको आती है, को कभी ना कभी क्लास में वो चीज़ डिस्कस हुई होगी।
जस्ट क्या है, आपने शायद उसको उतना टाइम ना दिया हो या उतनी दफ़ा उसको रिवाइज ना किया हो जितना वो चीज़ मांगती है आपसे। तो ये चीज़ भी करें, चीज़ों को साथ साथ, मुझे मैं 1 घंटे वाली बात कर रहा हूँ ना, उसको अडॉप्ट करें, ये बहुत काम आएगी आपकी ज़िंदगी में आगे जाके। जी, क्वेश्चन शॉर्ट कैसे करें, लेंथ ज़्यादा है। बी लॉ में एक और मसला भी है, नोट कर लें, कभी भी डाउट होना कि कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, ऑलवेज गो फॉर मोर, ये एक तो रूल है। अगर आप ज़्यादा लिख के पेपर टाइमली पूरा कर पा रहे हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप अपनी बात प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार कम लिखूंगा तो मेरे माइंड में एक जंग होगी कि यार पता नहीं मैंने लिखा है पूरा या नहीं लिखा, तो जहाँ पे ईज है उसके साथ चले, मगर मेक श्योर कि आपका वो सवाल या वो पेपर टाइमली पूरा हो जाए, कोई रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। और अभी तो आप बिल्कुल स्टार्ट में खड़े हुए हैं, अभी तो हमारा 1 महीना पूरा हो गया, नहीं महीना भी पूरा नहीं हुआ, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कवर कर लिया। तो विद टाइम ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली आएगी। कब आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। सर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे भाई, आई कैप की तरफ से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, कमेंट्स, मार्किंग स्कीम। जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आफ्टर क्वेश्चन पेपर, दैट इज एग्जामिनर्स कमेंट। ये स्ट्रेट फ्रॉम द एग्जामिनर आता है। सॉल्यूशन के साथ एक वर्ड आपने देखा होगा, सजेस्टेड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन नहीं होता जो उस एग्जामिनर के पास होता है, ये वो सॉल्यूशन होता है जो कि पेपर के काफ़ी टाइम के बाद आई कैप फॉरवर्ड करता है कुछ टीचर्स को, कुछ लोगों को, और उनसे कहता है कि भाई इसका सॉल्यूशन बना के दें जो कि ऐसा हो कि हर बच्चे की नीड को पूरा कर रहा हो। तो ये वो चीज़ होती है। एग्जामिनर के पास मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए, वो मल्टीपल सोच के साथ चलता है, सिर्फ उस सॉल्यूशन पे बैठ के रिलाई नहीं कर रहा होता, बच्चे की अप्रोच भी देख रहा होता है। तो कभी भी अगर आपने ये सोचना हो या देखना हो या असेस करना हो कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, एग्जामिनर कमेंट्स इज़ द मेन गेम। क्यों? वो एग्जामिनर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश में है कि ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम में नहीं चाहिए, ये करोगे तो मैं मार्क्स काटूंगा, ये करोगे तो तुम मुझे ऑफेंड करोगे, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पेपर बड़ा स्मूथली चेक कर दूंगा। तो एग्जामिनर कमेंट्स, फिर वो क्वेश्चन वाइज होते हैं कि इस सवाल में बच्चों ने ये वाली गलतियां ज़्यादा की। अगर आप सवाल करते हुए खुद भी वही वाली गलती कर रहे हैं ना, इट मीन्स कि आप उसके रडार में आए हुए हैं और वो आपको फिर उस सवाल में फेल कर सकता है। तो बस वो गलती ना करें, वो गलती ना करें, गेम आसान है। तो एग्जामिनर कमेंट्स शुड बी रेड आउट। इस किताब के एंड पे ना 3 फुल फ्लैश पेपर्स होंगे जिसमें आखिरी वाले का सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी 2 के साथ सॉल्यूशन भी लगा होगा, साथ कमेंट्स भी लगे होंगे, साथ इवन मार्किंग स्कीम भी लगी होगी। इवन जो आपको ये दूसरी वाली बुक दी है उसमें भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के नीचे उसकी मार्किंग स्कीम अटैच्ड है अलॉन्ग विद। तो ये भी साथ साथ उसको देखें। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ नहीं करने देंगे। बस ये वाली गलतियां ना करें। हर सवाल के अंदर स्पेसिफिकली बताता है कि बच्चे की कॉमन मिस्टेक्स क्या थी, उनसे दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पता भी नहीं चलेगा अगर पेपर आपका 50 से ऊपर जा रहा होगा। वो नहीं होता गेम्स में चीट कोड, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि ये चीट कोड है तुम्हारा। एग्जामिनर भाई खुद कह रहे हैं कि भाई ये काम नहीं करने, जिंदगी आसान रहेगी। पेपर को ना बढ़ाने की 2 होती हैं अप्रोचेस। एक होती है पेपर को इतना मुश्किल कर दो कि बच्चा हमेशा ही परेशान रहे। एक होती है बच्चे को ना इतना मुश्किल बनाओ ना इतना आसान बनाओ, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दो कि जो क्लास में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ वो क्या उसमें मज़ीद ऐड कर सकता है। जितना गुड़ डालेंगे, गुड़ मीन्स है मीठा, जितना मीठा ऐड करेंगे उतना ही मीठा आपको उसका रिजल्ट में। तो अगर आपने गुड़ डालना ही नहीं है तो उस चाय में मीठा होना ही नहीं है। और एग्जामिनर को मीठी चाय पसंद है, आप समझ लें कि आपने कितना मीठा डालना है और कितना उसको डायबिटिक बना के आना है।